जब हमारी उस्तानी के अमीर कबीर उम्मीदवारों ने सुना कि उसने एक अनपढ़ टांगे वाले के साथ शादी कर ली है, तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि शादी कहाँ की है, ये तो गुनाहों पर पर्दा डालने का जरिया है। हमें तो पहले ही पता था कि ये चालू माल है, अब टांगे वाले को खामद बनाकर धंधा और फैलाएगी। वो 8वीं जमात में हमारी उस्तानी थी। हमने भी जब सुना था कि हमारी उस्तानी ने एक टांगे वाले के साथ शादी कर ली है तो अफसोस हुआ था कि इतनी अच्छी और प्यारी उस्तानी ने ये क्या किया। हम उस वक्त छोटे छोटे थे, बहुत सी बातों को हम नहीं समझ सकते थे। उस्तानी से पूछने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उन्होंने टांगे वाले से क्यों शादी की है। हमने ये कई बार देखा था कि छुट्टी के वक्त कोई स्कूटर वाला या कार वाला उनके करीब कर गाड़ी की पेशकश करता था। हमारी उस्तानी मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करती थी, कभी लिफ्ट कबूल नहीं की थी। ये देखकर हमें हैरत हुई थी कि उस्तानी ने किसी स्कूटर वाले से शादी क्यों न की। शादी के बाद हमने देखा कि छुट्टी के वक्त बाहर एक टांगे वाला खड़ा होता था। उस्तानी बाहर जाकर टांगे पे बैठ जाती, टांगे वाले के साथ बातें करती और टांगा हमारी नजरों से ओझल हो जाता। ये उस्तानी का अपना टांगा था और टांगे वाला उनका खामद था। अब 4 साल बाद टांगे की बजाय एक टैक्सी स्कूल के बाहर खड़ी होती है। उस्तानी उस टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठती हैं और हंस हंस कर बातें करती हैं, और टैक्सी जब चली जाती है तो कई लोग उंगलियां दांतों में लेकर सोचने लगते हैं, इतनी प्यारी उस्तानी और इतना उजड़ा हुआ ड्राइवर। 4 साल गुजर गए हैं जब उस्तानी ने टांगे वाले से शादी की थी। उस वक्त हम 8वीं में थे, अब कॉलेज के तीसरे साल में हैं। बातें जो 8वीं जमात में हमारी समझ से बालातर थीं, वो अब खुलकर हमारे सामने आ गई हैं। मगर एक मामला अभी भी हल नहीं हुआ था। वो ये था कि उन्होंने टांगे वाले के साथ शादी क्यों की, और क्या लोगों के कहने के मुताबिक वो चालू माल हैं। हमें यकीन नहीं आता था कि ऐसे अच्छे अखलाक की उस्तानी की स्कूल से बाहर की जिंदगी इतनी गलीज हो सकती है। हम अपने कॉलेज में चालू माल हर रोज देखा करती हैं। ये अमीर तबके की चंद एक लड़कियां हैं जिन्हें माँ बाप कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। वो कॉलेज में आकर किसी स्कूटर या कार वाले के साथ चली जाती हैं। कॉलेज में उनकी बातों से और हरकतों से आवारगी और बदकारी जाहिर होती है। वो हर बात फिल्मी कलामों की जुबान में करती हैं। उनकी नमूदो नुमाइश किसी मॉडर्न हीरोइन की तरह होती है, और माँ बाप की ये बेटियां हम जैसी तालबात को जो तालीम और अपनी इज्जत को अजीज समझती हैं, पसेमांदा और गवार समझती हैं। हमारी 8वीं जमात की उस्तानी ने कभी शोखी नहीं की थी, कोई बेहुदा बात कभी नहीं की थी, और जहाँ तक हमें याद पड़ता है वो मजहब परस्त भी थी। अब जबकि हमारे अंदर शऊर पैदा हो चुका है, एक रोज फिरदौस और मैं बस के इंतजार में खड़ी थी। हमारे सामने से एक टैक्सी गुजरी, ड्राइवर के साथ हमारी उस्तानी बैठी थी और वो हंस रही थी, ड्राइवर भी मुस्कुरा रहा था। फिरदौस ने कहा कि ये तो हमारी उस्तानी है। मैंने कहा नहीं, कोई और होगी। उस्तानी होती तो पिछली सीट पर बैठती, ड्राइवर के साथ बैठकर यूं हंस ना रही होती। वो हमारी उस्तानी ही थी। मैं अपने आप को धोखा दे रही थी। उसी रोज हमने फैसला किया कि चलो उस्तानी के घर चलते हैं, शायद मामला भी हल हो जाए। अगले इतवार फिरदौस और मैं उस्तानी के घर चली गई। हमें देखकर वो बहुत खुश हुई, कहने लगी, अपनी किसी पुरानी तालबा को देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है कि ये मेरे हाथों के लगाए हुए पौधे हैं। घर में उनकी बूढ़ी माँ थी और 2 बड़े प्यारे बच्चे भी थे। अलबत्ता हमें उस्तानी जी का घर अच्छा नहीं लगा। गंदी सी आबादी में छोटा सा मकान है, 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और गुसल खाना और छोटा सा स्टोर। उस मकान की उस्तानी जी कहती हैं यही एक खूबी है कि उनका अपना है। इधर उधर की बहुत सी बातें करके हमें यकीन हो गया कि उस्तानी अब हमें अपनी सहेलियां समझ रही है और उनके साथ बेतकल्फी से बात की जा सकती है। उन्हें भी गालिबन यकीन हो गया था कि हमारे साथ हर किस्म की बात की जा सकती है। मैंने किसी तहमीद के बगैर ही कह दिया, आपने तांगे वाले के साथ शादी क्यों की थी, और अब सुना है आप तांगे की बजाय टैक्सी पर स्कूल आती जाती हैं। अपना तांगा छोड़कर आप टैक्सी में क्यों आती जाती हैं। वो हंस पड़ी और कहने लगी, तांगे वाला भी मेरा खामद था और ये टैक्सी ड्राइवर भी मेरा खामद है। हमारे जहन में ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। जवाब ऐसा था कि जहन से अगला सवाल ही निकल गया, पूछें तो क्या पूछें। क्या ये हमारी उस्तानी की हॉबी है कि पहले तांगे वाले से शादी की, फिर टैक्सी वाले से कर ली, अब रिक्शे वाले की बारी है और उसके बाद बस ड्राइवर। हम फटी फटी नजरों से उन्हें देखने लगी। वो हमारी हैरत को समझ गई
और बोली, मैं तुम्हें ये किस्सा शुरू से सुनाती हूँ, तुम दोनों तो सिर्फ हैरान हुई हो, लोग तो मुझे रुसवा भी कर चुके हैं। अगर तुम्हें ये बात ना सुनाई तो तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगी जो मुझे बदनाम करते फिरते हैं। उसके बाद जो किस्सा सामने आया, जिसको हमने काबिले एतमाद हलकों से तस्दीक भी कराई, वो यूं है। उस्तानी का बाप एक तांगे वाला था। उसकी वाहिद औलाद यही एक लड़की थी, जिसकी पैदाइश के बाद माँ के अंदर कोई ऐसा नुक्स पैदा हो गया जिसकी वजह से और कोई औलाद ना हो सकी। ये इरादा माँ के दिल में आया था कि बच्ची को पढ़ाकर किसी अच्छे घराने में ब्याहेंगे। माँ बाप का सारा लाड और प्यार उसी बच्ची के हिस्से में आया, लेकिन माँ और बाप ने उसे बिगाड़ा नहीं, प्यार के साथ साथ तरबियत भी अच्छी की थी। स्कूल जाने की उम्र को पहुंची तो स्कूल बिठा दिया। बच्ची ज़हीन निकली। बाप उसे अपने तांगे पर ले जाता और छुट्टी के वक्त खुद ही वापस ले आता। वहीं से उसके दिल में तांगे का प्यार दिल कर गया। वो कहती हैं, आज भी तांगा मुझे हवाई जहाज से ज्यादा प्यारा लगता है। उस्तानी जी 9वीं क्लास में पहुंची तो बाप को दम्मे जैसी बीमारी ने आ घेरा और बाप तांगा चलाने से माजूर होने लगा। आमदनी पहले ही कम हो चुकी थी, क्योंकि शहर में रिक्शे और टैक्सियां चल पड़ी थी और कई सड़कें तांगों के लिए बंद कर दी गई थी और घोड़े का चारा महंगा हो गया था। अब तांगा कई कई दिन खड़ा रहता है। बाप को जरा सा आफाका होता तो तांगा जोत लेता और इतने पैसे कमा लेता जिससे घोड़े का और घर वालों का पेट 2-4 दिन के लिए भर जाता। उस्तानी की तालीम के अखराजात भी थे। उस्तानी ने अपने अखराजात ट्यूशन से पूरे करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बस्ती में तालीम का रिवाज नहीं था। बस्ती से बाहर उस्तानी जी को कोई जानता पहचानता नहीं था। ट्यूशन का कोई बंदोबस्त ना हो सका। अलबत्ता उनकी हेड मिस्ट्रेस ने उनकी ये मदद की कि उनकी फीस माफ कर दी और उनके शौक और जहानत से मुतासिर होकर उन्हें 10 रुपये माहवार वजीफा देने लगी। लिहाजा तालीम का सिलसिला चलता रहा। बाप की तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी थी। तांगा पूरा महीना खड़े रहने से सफेद हाथी बन गया। उस्तानी के चचा का एक बेटा जवान था। उसके माँ बाप मर चुके थे और खाला के घर रहता था। वो भी तांगा चलाता था, लेकिन आवारा हो गया था। चर्स भी पीता था। तांगा उसका अपना नहीं था। बाप ने उसे बुलवाया और तांगा उसके हवाले करके कहा कि वो चाहे तो इसी घर में आ जाए। वो आ गया और उसने तांगा भी संभाल लिया। वो उस्तानी से 3-4 साल ही बड़ा था। उसके घर आने से ये फर्क पड़ा कि दाल रोटी चलने लगी। जो कमाता आधे पैसे जुए में उड़ा देता और बाकी पैसे उस्तानी के बाप को दे देता था। वो कोरा अनपढ़ था। उस्तानी का मैट्रिक का इम्तिहान आ गया और इम्तिहानों के दौरान उसका बाप मर गया। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसी में उन्होंने इम्तिहान दिया। उनके आखिरी 3 पर्चों में उनके आंसू भी शामिल थे। पर्चे देखने वालों ने शायद कुछ नंबर इसलिए काट लिए कि लड़की लापरवाह है, ताहम उन्होंने 561 नंबर दे ही दिए। बाप के मरते ही दीनू ज्यादा आवारा हो गया। 3-3 दिन तक तांगा वापस नहीं लाता था। चंद माँ तो घर में कुछ पैसे दिए, फिर वो भी बंद। अब माँ के सामने एक ही मसला था कि बेटी को किसी अच्छे घर में ब्याह दिया जाए, मगर उसके पल्ले कुछ नहीं था। उसके पास हांडी रोटी करने और बर्तन मांजने के सिवा कोई हुनर नहीं था। उसकी बस्ती में जो लोग रहते थे वो किसी को घर में नौकर रखने के काबिल नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी औरतें खाते पीते घरों में काम ढूंढती रहती थी। उस्तानी की माँ भी एक रोज बस्ती से बाहर की दुनिया में चली गई। 2 घरों में अपनी आपबीती सुनाई तो उसे दोनों घरों में झाड़ पूंछ और बर्तन कपड़े धोने का काम मिल गया। उस औरत ने अपने घर में खामद की कमाई पर राज किया था। अब दूसरे घरों के जूठे बर्तन और गंदे कपड़े धोने पड़ते थे। उस्तानी जी ने 3 ट्यूशनें ढूंढ ली, जहाँ से उसे कुल 60 रुपए माहवार मिलते थे। फिर एक दिन एक बड़े घर का मालूम हुआ, जहाँ बच्चों के ट्यूशन के लिए एक उस्तानी की जरूरत थी। वो वहाँ गई तो एक ही ट्यूशन 50 रुपए की मिल गई। उसकी वजह से उस्तानी कोठियों की दुनिया में पहुँच गई, जहाँ पर अपने मुतल्लिक चंद इंकशाफात हुए। मसलन ये कि वो बहुत खूबसूरत हैं, उनके बाल जादू जगाते हैं, आंखें बड़ी प्यारी हैं, काजल लगाने से उनका चेहरा और ज्यादा निखर आता है। ऐसे इंकशाफात करने वाला पहला नौजवान उस बच्चे का भाई था जिसे मैं पढ़ाने जाती थी। उस वक्त उस्तानी ने कभी अपने मुतल्लिक सोचा ही नहीं था कि वो नौजवान लड़की है और जब घर में काफी पैसे जमा हो जाएंगे तो उसकी शादी हो जाएगी। बाप की मौत और अब जीने की जिद्दोजहद ने उन्हें कभी रोमानी बातें सोचने की मोहलत ही नहीं दी थी। उस अमीर ज़ादे ने उन्हें बता दिया कि वो बहुत खूबसूरत हैं
तो उनके अंदर प्यारी सी हलचल पैदा होने लगी। ये लड़का उन्हें एक बार स्कूटर पर और एक बार बाप की कार पर घर छोड़ाया था और अब अक्सर उनको घर छोड़ने जाता था। एक शाम वो फिर उसकी कार में बैठ गई। कार का रुख घर की बजाय किसी और तरफ हो गया, जिधर वीराना था। उस्तानी ने पूछा तो लड़के ने हंसकर टाल दिया। शाम का अंधेरा गहरा होता गया था। कार ऐसी जगह रुक गई जहां इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। लड़के ने पहले तो फिल्मी जुमले बोले जो उस्तानी को बुरे ना लगे, मगर लड़का जब बहुत बुरी हरकत पर उतर आया तब उस्तानी को होश आया और होश के साथ गुस्सा भी आया। लेकिन वो लड़की थी और बेआसरा भी थी और उस अमीरजादे के घर से उन्हें 50 रुपए भी मिलते थे। ये सब कुछ वो सोचकर गुस्सा पी गई और बड़े अच्छे अंदाज से उसे टाल दिया। वो उसके वादे पर मुतमईन हो गया। उस रात घर जाकर उस्तानी ने बहुत सोचा कि वो क्या करे। वो समझ गई थी कि इस लड़के के दिल में मोहब्बत नहीं, शैतान है। अगर मोहब्बत होती भी तो वो ऐसा ख्वाब तो नहीं देख सकती थी कि उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। वो 50 रुपए माहवार की कुर्बानी भी नहीं दे सकती थी। उन्होंने ट्यूशन जारी रखने का फैसला किया और वो आती जाती रही। उस लड़के ने उन्हें तोहफे और नकद पैसे पेश करने शुरू कर दिए, जो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया, और उसके साथ उन्होंने स्कूटर और कार की लिफ्ट लेने से भी इनकार कर दिया। फिर एक रोज उन्हें उस लड़के को ये धमकी देनी पड़ी कि मैं तुम्हारे वालिदैन को बता दूंगी। ये सिलसिला उस एक अमीरजादे तक महदूद नहीं था। उस्तानी को अमीरों की उस बस्ती के बस स्टॉप पर खासी देर खड़ा रहना पड़ता था। वहां पर भी उन्हें लिफ्ट देने वाले पहुंच जाते थे। उस्तानी जब उस माहौल में बस के इंतजार में खड़ी होती तो वो बुर्के के बावजूद अपने आप को बेपर्दा महसूस करने लगती थी। उन्हें दो और चाहने वाले मिल गए थे। कभी एक उनके पीछे पीछे चल पड़ता तो कभी दूसरा। ये दोनों कोई बेहुदा बात नहीं कहते थे, दिल का नजराना पेश करते और रानी बनाने के वादे करते थे। उस्तानी के हुस्न और जवानी की तारीफें करते थे और दूर तक साथ साथ रहते थे। उनमें से एक ने एक बार उनके घर तक पीछा किया। उसे पता चल गया कि लड़की गरीब घराने की है। वो ज्यादा दलेर हो गया। एक शाम उसने उस्तानी को रोक लिया। बदतमीजी की कोई बात नहीं की, बल्कि कहा, तुम तो मोती हो, यहाँ कूड़े क्रिकेट में पड़ी क्या कर रही हो? आओ तुम्हें अपनी कोठी दिखाऊं। मैं बदकार नहीं हूँ, अपने वालिदैन से भी तारुफ करवा दूंगा। वो तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वो चाहते हैं कि घर में मेरे लिए किसी शरीफ और खूबसूरत लड़की को लाएं, मगर हमारी सोसाइटी में कोई लड़की शरीफ नहीं। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। उस्तानी ने उस वक्त तक उन मर्दों की जहनियत को भांप लिया था। उन्होंने उससे नए आशिक को धुतकारने की बजाय ये कहा, मुझे अभी कुछ अरसे के लिए खावत नहीं बल्कि एक बच्चा चाहिए जिसे मैं पढ़ाकर पैसे कमा सकूं। मुझे क्यों ट्यूशन ला दो। वो जानती थी कि यहाँ गुस्सा और एहतजाज बेकार है। बेहतर ये है कि अपनी जरूरत के मुताबिक फायदा उठाओ और अपने किरदार के मुताबिक अपनी इज्जत बचा रखो। इसी तरह उन्हें एक और ट्यूशन भी मिल गई और एक और चाहने वाला भी। घर में दीनू कभी कभी आता था और थोड़े से पैसे दे जाता था। माँ 2 घरों में काम कर रही थी। उस्तानी की ट्यूशनें पिछले पहर 3 बजे शुरू होती और रात 9 बजे खत्म होती थी। 3 बजे तक हांडी रोटी आसानी से कर लेती थी। घर की झाड़ पोंछ भी कर देती थी, इसलिए माँ को घर की कोई फिक्र नहीं होती थी। माँ बेटी जहेज बनाने में मसरूफ रही और 2 साल गुजर गए। अब उस्तानी की खूबसूरती और जवानी निखर कर सामने आ गई। देखने वाले पहले से ज्यादा देखने लगे। एक रोज शादी का पहला पैगाम आया। ये एक कारोबारी आदमी था। पहली बीवी मर चुकी थी, दूसरी को तलाक दे चुका था। उम्र 40 के करीब थी। 2 बच्चे थे। उसने उस्तानी को कहीं देख लिया था और ये भी मालूम कर लिया था कि ये एक गरीब घर से है। उसने ये पेशकश की थी कि किसी को पता चले बगैर इतनी रकम दे दूंगा जिससे बहुत सा जहेज बन जाएगा। माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने बेटी से बात की तो वो हंस पड़ी, लेकिन ये ख्याल बेटी के दिल में बैठ गया कि वो बहुत कीमती चीज है और वो मुंह मांगी कीमत लेकर अपना हाथ किसी के हाथ में दे सकती है। एक रोज दीनू घर आया तो माँ ने उसे कहा कि दीनू कुछ होश कर, लड़की जवान हो गई है, ज्यादा पैसे दिया कर। उसका कुछ करूं, अब तो पैगाम भी आने लगे हैं। दीनू ने हैरान सा होकर जवाब दिया, जहेज कैसा और कैसे पैगाम? क्या तुम हमीदा को बाहर ब्याह रही हो? मैं मर गया हूँ क्या? उस्तानी के मरहूम बाप ने कहा था कि मेरा तांगा संभाल ले, और लड़की जवान हो रही है, उसे भी तूने संभालना है, और अब यही तेरा घर है।
یہ کہہ کر اس نے کہا، دیکھ تائی، حمیدہ کے رشتے کی بات کہیں پکی نہ کر دینا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہ ہوگا۔ حمیدہ کی ڈولی اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ اس کی ماں دینو کو جانتی تھی کہ وہ لوفر، لفنگا اور چرسی بھنگی ہے۔ پھر خود ہی دینو سے کہا کہ بیٹا ذرا خود ہی سوچو، حمیدہ میٹرک پاس ہے اور تم ان پڑھ ہو۔ میں تو دل میں یہ ارمان لیے بیٹھی ہوں کہ اتنی اچھی لڑکی کو کسی بہت ہی اچھے گھرانے میں بیاؤں گی۔ تمہارا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں، ہمیں نہ تم نظر آتے ہو نہ تانگا نظر آتا ہے۔ دینو نے کہا، تانگے والے کی بیٹی بی اے پاس کر لے تو تانگے والے کی بیٹی ہی کہلائے گی اور کسی تانگے والے کے گھر ہی جائے گی۔ تم خواب دیکھنا چھوڑ دو، میں اپنی سب بری عادتیں چھوڑ دوں گا۔ ماں پریشان ہو گئی۔ اس نے بیٹی سے بات کی تو اس نے عادت کے مطابق ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ وہ مذاق کرتا ہے، ایسی بات تو اسے سوچنی ہی نہیں چاہیے۔ استانی نے دینو سے کہا، میں 10 جماعت پاس ہوں اور تو سفید ان پڑھ ہے، ذرا اپنی شکل جا کر دیکھ، مجھے ایک سے ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے، چاہوں تو کسی کار والے سے رشتہ جوڑ لوں، تجھے تو میں اپنا نوکر بھی نہ رکھوں گی۔ دینو اس کی باتیں سن کر بجھ سا گیا اور چپ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک انقلاب آ گیا اور اچانک ہی آ گیا۔ ایک بڑے اچھے گھرانے سے پیغام آ گیا۔ لڑکا مشرقی وسطی کے ایک ملک میں ملازم تھا، 1 ماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکا نہیں 30 سال کی عمر کا آدمی تھا۔ چند معزز آدمیوں اور عورتوں نے بہت ہی جلدی رشتہ بھی طے کروا دیا تھا اور شادی بڑی سادگی سے ہوئی۔ ماں بیٹی نے جو پیسہ بچا رکھا تھا اس سے تھوڑے سے کپڑے اور زیورات بھی بن گئے۔ شادی پر دینو نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کیا اور شادی کے بعد دینو تانگا لے کر غائب ہو گیا۔ استانی کو خامد بہت پسند آیا۔ سسرال میں روپے پیسے کی فراوانی تھی۔ طے ہوا کہ شادی کے بعد وہ حمیدہ کو اپنے ساتھ ملک سے باہر لے جائے گا، مگر ایک ڈرامے سے پردہ اٹھا۔ ایک دن استانی ماں کے پاس آئی ہوئی تھی اور ایک بڑی تیز ترار اور فیشنیبل عورت ان کے گھر آئی۔ اس نے استانی اور اس کی ماں سے کہا، تم غریب لوگ ہو، ہمارا ایک وار برداشت نہیں کر سکو گے، میں اس آدمی کی بیوی ہوں جسے تم نے داماد بنایا ہے، میرے 2 بچے ہیں، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنے بڑے گھرانے نے تمہاری یہ حیثیت بھی نہیں دیکھی اور شادی کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آدمی چال باز ہے، جب سے باہر گیا ہے مجھے لکھ رہا ہے تمہیں بلا لوں گا، لیکن بلاتا نہیں ہے۔ میں اب پرانی ہو گئی ہوں، سال بعد تم بھی پرانی ہو جاؤ گی۔ یہ دولت کا کھیل ہے، لیکن میں تمہیں بھڑکانے کے لیے یا تم سے عرض کرنے کے لیے نہیں آئی کہ تم ابھی اس سے طلاق لے لو۔ میں تو تمہیں خبردار کرنے آئی ہوں کہ میرے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور استانی کی ماں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ماں ان عورتوں کے پاس گئی جنہوں نے رشتہ کروایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ صحیح ہے کہ تمہارے داماد کی پہلی بیوی ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بد زبان عورت ہے، شوہر اسے باہر لے جانا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں جاتی، اس کی غیر حاضری میں یہاں عیاشی کرتی ہے، اس سے الگ پیسے منگواتی ہے اور یہاں بہت سے عاشق بھی بنائے ہوئے ہیں۔ پھر وہ سسرال گئی اور اپنے شوہر سے پوچھا تو شوہر نے بھی یہی بتایا جو ان عورتوں نے بتایا تھا۔ استانی نے خاوند سے یہ گلہ کیا کہ اس نے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا ہے، اسے پہلے ہی بتا دیتا کہ یہاں یہ صورتحال ہے۔ خاوند نے اسے یقین دلایا کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، لیکن استانی بگڑ گئی اور کہا کہ پھر طلاق دے کر اور ہمیں سب حقیقت بتا کر شادی کرنی تھی۔ اس پر خاوند بھی بگڑ گیا، دونوں میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ خاوند تانوں پر اتر آیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ تم ہو کون؟ ذرا اپنا گھر دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، ماں تمہاری لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے، تم خدا کا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں عزت دی، کبھی خواب میں بھی یہ زیور دیکھا تھا جو میں نے تمہیں پہنایا ہے، تم اصل میں نیچ قوم ہو، تمہارا باپ تانگا چلاتے چلاتے مر گیا اور تم اتنے بڑے گھر میں آ کر زبان چلا رہی ہو۔ اور پھر خاوند نے یہ بھی کہا کہ میں نے تمہیں خریدا ہے اور تم جیسی 4 اور بھی خرید سکتا ہوں۔ استانی اس کے آگے کچھ نہ سن سکی۔ انہوں نے سسرال کے زیور اور جو چیزیں پہن رکھی تھی وہ اتار کر وہیں پھینک دی اور ماں کو ساتھ لے کر گھر آ گئی اور باقی زیور اور کپڑے ایک سوٹ کیس میں ڈالے اور وہ بھی سسرال پھینک آئی۔ استانی جن لوگوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ وہاں دوبارہ گئی اور ان سے مدد مانگی کہ اسے اس گھٹیا انسان سے طلاق دلوا دیں۔ انہوں نے استانی کے کہنے پر عدالت کے ذریعے خاوند کو نوٹس بھجوا دیا کہ فوراً طلاق دے دے، ورنہ دھوکہ دہی اور اخراجات کا دعویٰ دائر کر دیا جائے گا، اور وہ مجرم تھا۔ پہلی بیوی کو طلاق دیے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر
दूसरी शादी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बेहतरी इसी में समझी और तलाक लिखकर भेज दी। उस्तानी ने हमें बताया कि थोड़ा अरसा बाद पता चला कि उस आदमी की पहली बीवी वाकई ही आवारा थी, खामद के साथ मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहती थी, उससे पैसे अलग मंगवाती थी और गैर मर्दों के साथ अयाशी करती थी। खामद उसे तलाक देना चाहता था, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर की बेटी थी। उसने अपने दामाद को कह रखा था कि जिस रोज मेरी बेटी को तलाक देगा, उसी रोज किसी झूठे केस में डालकर गिरफ्तार कर लूंगा। इसलिए उसने उसे बगैर तलाक दिए मुझसे निकाह किया था। जो हुआ सब गलत हुआ था, मगर उस्तानी की दुनिया में जलजला आ गया था। उसके जहन में खामद के यही अल्फाज डंग मारने लगे, मैंने तुम्हें खरीदा है, अपना घर देखो, अपनी हैसियत देखो। उसके साथ उसे और अमीरजादे याद आने लगे जो उसे कार और कोठियों के ख्वाब दिखाते थे। उसे उन सब से नफरत हो गई। माँ ने कहा, बेटी ट्यूशन फिर से शुरू कर दो, लेकिन उन्हें बड़े घरों में से और उनकी उजरत से इतनी नफरत हो गई थी कि वहाँ की ट्यूशनें दोबारा शुरू ना की। घर में पैसे की जरूरत थी। एक रोज वो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के पास चली गई जहाँ हम पढ़ती थी। हेडमिस्ट्रेस को अपनी तमाम आपबीती सुनाई और हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें रख लिया। ये प्राइवेट स्कूल था, उन्हें पढ़ाने के लिए 8वीं जमात दी गई। उस वक्त हम नई नई 8वीं जमात में आई थी। उस्तानी फिर से स्कूल आने जाने लगी। एक बार फिर उन्हें कारों की लिफ्ट के लिए पेशकश की जाने लगी और अब उनका जहन उन चीज़ों से दूर चला गया था और वो ये भी महसूस करने लगी थी कि उन्हें तकब्बुर की सज़ा मिली है। उन्होंने दीनू से कहा था कि अपनी शक्ल देखो, तुम अनपढ़ हो, मैं चाहूँ तो किसी कार वाले से रिश्ता जोड़ सकती हूँ, तुझे तो मैं अपना नौकर भी ना रखूं। एक रोज उन्होंने माँ को बताए बगैर दीनू की तलाश शुरू कर दी। स्कूल से घर तक पैदल गई और कई तांगे वालों को रोक कर पूछा कि दीनू तांगे वाला कहाँ मिल सकता है। एक तांगे वाले ने उन्हें बताया कि दीनू को ढूंढना है तो फलां जगह जाओ, वो मिल जाएगा। उस्तानी उसी तांगे में बैठती है और वो उन्हें उसी जगह ले गया। वहाँ दीनू नहीं था। बड़ी बदबूदार और गलाजत भरी जगह थी। वहाँ 2 आदमी बैठे थे, वो मलंग लगते थे। उस्तानी ने उन्हें कहा कि दीनू आए तो उसे कहना कि हमीदा कह गई है कि रात को घर आना, बहुत जरूरी काम है। रात को दीनू उनके घर आ गया। वो उसे देखकर हैरान हुई। उस्तानी ने कहा कि मैंने बुलाया है और वो उसे दूसरे कमरे में ले गई और पूछा, दीनू क्या तुम बुरी आदतें छोड़ सकते हो? तुम्हें मेरी आदतों से क्या? दीनू ने बेरुखी से जवाब दिया, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं। हमीदा, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। मुझे ये बताओ कि यहाँ क्यों बुलाया है? उस्तानी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। और फिर उन्होंने उसे अपनी सारी आपबीती सुनाई। दीनू गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, मैं पहले उसे ठिकाने लगाता हूँ जिसने तुम्हें धोखा दिया है। उस्तानी ने उसे ठंडा कर दिया और कहा, कोई फायदा नहीं। दीनू के आंसू निकल आए। कहने लगा, मैं तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें दिल से चाहता था। अब सारी सारी रात मलंगों में बैठकर तुम्हें भुलाने की कोशिश करता रहता हूँ। तुमने तो मुझे दुनिया का भी नहीं छोड़ा था। दीनू उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया और जब स्कूल में ये खबर मशहूर हुई कि हमारी उस्तानी ने एक तांगे वाले से शादी कर ली है तो सारे स्कूल में सन्नाटा तारी हो गया था। हाय, इतनी प्यारी उस्तानी ने ये क्या किया? और उस्तानी कहती हैं कि उनके अमीर कबीर उम्मीदवारों ने यहाँ तक मशहूर कर दिया कि हमीदा ने धंधा चलाने के लिए एक तांगे वाले को खामद बनाया है ताकि कोई शक ना करे। दीनू ने बुरी आदतों से तौबा कर ली, लेकिन जुआ और चर्च का नशा छोड़ना आसान नहीं होता। उस्तानी और दीनू को एक जंग लड़नी पड़ी। आखिर उस्तानी के वालिहाना प्यार ने दीनू को जुए और खसूसन चर्च से निजात दिला दी। दीनू तांगा चलाता रहा। उस्तानी स्कूल में पढ़ाती रही। 3 बरसों में कुछ रकम इकट्ठी कर ली जो पेशगी देकर दीनू ने एक सेकंड हैंड टैक्सी किस्तों पर ले ली। दीनू को टैक्सी चलाते 1 साल हो गया। अब वो उर्दू पढ़ लिख सकता है, जो उस्तानी की कोशिशों का नतीजा है। उस्तानी अब दीनू के साथ मुतमईन और बहुत ही खुश हैं। उस्तानी जी की आप बीती सुनने के बाद उनकी तालबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी उस्तानी से माफ़ी मांगी और कहा कि हम आपके बारे में कितनी गलत सोच रखती थी, लेकिन आपकी आप बीती सुनकर हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप हमें माफ़ कर दें। उस्तानी भी उनके लिए माँ का दर्जा रखती थी। उस्तानी ने उनके आंसू साफ किए और अपने सीने से लगाते हुए माफ़ कर दिया। मैं बस इतना कहूँगी कि बगैर तस्दीक किए किसी पर तोहमत लगाने से परहेज करें। अगर किसी ने किसी पर तोहमत लगा दी तो ये कोई छोटी बात नहीं है। क़यामत के दिन उस शख्स को पुलिस सिरात पर रोक लिया जाएगा
اور جب تک تہمت لگانے کے گناہ سے پاک نہ ہوگا جنت میں نہ جائے گا۔